females are more likely, are twice more likely to be infertile than normal healthy females. बुरे हो मतलब चाहे वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, लेकिन स्लीप पैटर्न तो सबका डिस्टर्ब है थैंक्स टू द सोशल मीडिया. जो हम बोलते हैं फीमेल्स में स्पेशली, इसकी एज जो पहले थी उससे अभी काफी जल्दी हो रही है. व्हेन यू स्टार्ट टू प्लान, मतलब आफ्टर मैरिज जब भी आप सोचते हो कि हमें प्लान करना है, तो वो प्लानिंग करने से पहले क्या जरूरी होता है गायनेक को विजिट करना? वेलकम टू हेल्थ मंत्रा बियॉन्ड द प्रिस्क्रिप्शन. आई एम डॉक्टर हार्दिक सोनी एंड आई एम डॉक्टर प्रिया जैन. और आज के हमारे इस पॉडकास्ट के गेस्ट है डॉक्टर कल्पना सांगवान मैम. वो एक गायनेकोलॉजिस्ट है और उनको मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनकी फील्ड में. उन्होंने 10,000 से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज की है और 5,000 से ज़्यादा उन्होंने सी सेक्शन डिलीवरीज की है. और आज हम उनके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं. वो है इनफर्टिलिटी, जो कि इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में बहुत से कपल्स की एक बहुत ही सेंसिटिव प्रॉब्लम है. इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि इनएबिलिटी टू कंसीव, राइट? एंड कौन सा कपल कंसीव नहीं करना चाहता? आप बिलीव नहीं करेंगे कि पहले जिसका रेट 2% हुआ करता था वो आज 15% है. यानी कि बहुत से कपल्स इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ लाइक अ साइलेंट स्ट्रगल. तो आज इतनी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट मैम के साथ ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली कि हमने एक थ्रू एंड थ्रू डिस्कशन किया, जिसमें हम ये जान पाए कि इनफर्टिलिटी एग्जैक्टली क्या है, वो किसे होती है, किन कारणों से होती है, आज की लाइफस्टाइल जो है, आज की जो जनरेशन है, इस जनरेशन में क्यों ज़्यादा देखी जा रही है, उसके क्या फैक्टर्स है जो उसे अफेक्ट करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए. आपको कंफ्यूज नहीं होना है. एक पूरा स्पेक्ट्रम उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप डॉक्टर को अप्रोच करेंगे और ट्रीटमेंट किस तरह से उसकी आगे बढ़ेगी. तो अगर आपको लगता है कि आपको कंसीव करने में डिफिकल्टी हो रही है, या अगर आप किसी को जानते हैं जिन्हें शायद डिफिकल्टी है, तो ये वीडियो आपके लिए है. प्लीज इसे एंड तक देखिएगा. थैंक यू. हेलो मैम, वेलकम टू हेल्थ मंत्र पॉडकास्ट. सो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर कल्पना सांगवान मैम. मैम, आपको 20 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है. यू हैव डन मोर देन 10,000 नॉर्मल डिलीवरीज एंड मोर देन 5,000 cesarean sections. This just blows our mind, मैम. एंड मैम, हम जानना चाहते हैं आप क्या फील करते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये जर्नी कैसी रही है? देखो प्रिया, ऐसा है कि द जर्नी हैज़ बिन गुड. जब हम रेजिडेंसी करते हैं, मतलब बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वी आर ग्रूम टू वर्क एंड लाइक वी mostly doctors are like that. They like working. So it is fortunate for me to be able to do so much work, and I'm really thankful to God, and I enjoy what I do. Right. That keeps me going. Right. And ma'am, we are very fortunate कि आज आप हमारे साथ हो यहाँ पे हमारी सीरीज में. So मैम, जो हमने ये हेल्थ मंत्र पॉडकास्ट शुरू किया है, ये बेसिकली हमारे लिसनर्स के लिए है, जिन लोगों को बहुत सारे सवाल होते हैं मेडिकल चीज़ों को लेके, हेल्थ को लेके. और अभी मैम इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट एवरीथिंग इज हैफिज़र्ड. सो हम आज हम जो टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ, ये टॉपिक के बारे में अभी अभी बहुत सुना है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे काफी सुन रहे हैं इसके बारे में, लेकिन मैम ऐसा लग रहा है जैसे इट्स लाइक अ साइलेंट स्ट्रगल, क्योंकि लोग खुल के इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, फैमिली मेंबर्स से शेयर नहीं करते. एंड मैम, द टर्म इज इनफर्टिलिटी. काफी सुन रहे हैं इसके बारे में, लोग इतना खुल के डिस्कस नहीं कर रहे, बट आज हम चाहते हैं कि पूरी तरह से थ्रू एंड थ्रू उसको समझें, ताकि लोग डिटेल में उसको समझ के अपनी लाइफ के बेस्ट डिसीजंस ले सकें. सो मैम, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इनफर्टिलिटी एग्जैक्टली क्या है, कब हम कह सकते हैं दैट अ कपल इज इनफर्टाइल? देखो, ऐसा है प्रिया कि व्हेन अ कपल इज हैविंग रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स for planning a baby, and they have been trying this for last 1 year, but still they are not able to conceive, then we say it infertility, or the couple is having fertility issues or is infertile. Right. It's not a permanent thing. It is treatable. Okay. The incidence of infertility is nowadays is around 10 to 15%. So
जैसे आप कह रहे हो कि इट्स अ साइलेंट स्ट्रगल, तो इट्स वेरी ट्रू, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर इस इंसिडेंस के साथ हम देखें तो ऑलमोस्ट एवरी 1 couple in 8 will be having some problems regarding this. Okay. So 1 in 8 is quite a high number. Yes. So definitely, लेकिन इतना नहीं सुन रहे फिर भी जितना आप कह रहे हो, है ना? तो definitely this is there and this problem is there. WHO के माने तो ऑल ओवर वर्ल्ड के 25% इनफर्टाइल कपल्स केवल अपने देश में हैं। मे बी इसके लिए रीजन ये भी हो सकता है कि अपना सोशल स्ट्रक्चर ये है कि सब लोग एटलीस्ट एक ना एक बच्चा तो प्लान करते ही हैं, तो ये भी रीजन हो सकता है। बट दिस आई रिसेंटली रेड समवेयर कि 25% ऑफ इनफर्टाइल कपल्स आर इन इंडिया। ओह माय गॉड। तो मैम ये जो भी इनफर्टिलिटी है तो उसके कॉजेज, मतलब उसका रीजन क्या है, और मतलब वो कैसे वो डेवलप होता है, किसमें ज्यादा है, तो आप थोड़ा सा आप शेयर कर पाओ उसके बारे में। तो हाँ हार्दिक, देखो ऐसा है कि इनफर्टिलिटी के कॉजेज को हम मेल रिलेटेड कॉजेज, फीमेल रिलेटेड कॉजेज और अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज में डिवाइड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 40% केसेस में फीमेल कॉजेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 40% में मेल एंड 20% अनएक्सप्लेन्ड ही रह जाते हैं। तो फीमेल और मेल का ऑलमोस्ट इक्वल है। हाँ देखो, और फिर भी हम समझते हैं कि इनफर्टिलिटी फीमेल की प्रॉब्लम है, जबकि ऑलमोस्ट इक्वल है। हाँ, ज्यादातर हम यही समझते हैं, इवन ज्यादातर सब कुछ जो भी टेस्ट वगैरह ट्रीटमेंट ज्यादातर यही सुनते हैं कि फीमेल्स अंडरगो ऑल ऑफ देम। हाँ देखो, जब हम मतलब कॉजेज का, कारणों का सोचें तो डेफिनेटली दोनों ऑलमोस्ट इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हाँ, जब हम ट्रीटमेंट का सोचते हैं तो जो बर्डन ऑफ ट्रीटमेंट है वो फीमेल पे ज्यादा आता है। तो शायद ये भी एक रीजन है कि इफेक्टेड चाहे कोई भी हो, लेकिन ट्रीटमेंट तो फीमेल ही ले रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि केवल फीमेल का ही ज्यादा सुनने में आता है। बट डेफिनेटली दोनों जो हैं इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी इज अ कपल प्रॉब्लम, नॉट अ मेल या फीमेल की प्रॉब्लम, है ना? So ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला एक्चुअली, क्योंकि ज्यादातर ऐसा ही है कि सबको लगता है कि फीमेल्स में ज्यादा इश्यू रहता है, बट बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, और 20% अननोन कॉज भी है, तो एक कपल की प्रॉब्लम है, तो दोनों मिलकर उसको सॉल्व करनी चाहिए। दैट इज गुड पॉइंट एक्चुअली। अच्छा मैम, अभी पहले इनफर्टिलिटी कम थी और अभी ज्यादा है, ऐसा कुछ है? अगर हम देखें तो पहले पता नहीं, ये चीजें सुनने में नहीं आई कभी। तो पहले मतलब केसेस नहीं होते थे या केसेस कम होते थे? और नहीं, डेफिनेटली देखो इंसिडेंसेस तो बढ़ रहे हैं, है ना? इंसिडेंसेस बढ़ने में काफी कुछ कारण रिस्पॉन्सिबल हैं। उसमें से सबसे फर्स्ट फैक्टर देखा जाए तो एज एट विच द कपल्स आर प्लानिंग प्रेगनेंसी, आजकल फर्स्ट फैक्टर तो वही है। इट हैज बीन स्टडीडली इंक्रीजिंग। ठीक है, पहले आज से अगर 20-25 साल पहले देखा जाए तो 25-27 ईयर्स ऑफ एज तक फर्टिलिटी मतलब परिवार पूरा हो जाता था। हाँ, तो और आज तो यूजुअली लेडीज प्लान करना शुरू करते हैं उसमें, और शायद कुछ लोग जो करियर ओरिएंटेड फीमेल्स हैं वो तो शायद उस वक्त प्लान भी नहीं करते। ठीक है ना? हाँ, तो डेफिनेटली एज वन ऑफ द मेजर फैक्टर है। जब कोई भी गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है तो उसके अंदर हमारा एक ओवेरियन रिजर्व होता है, मतलब जो अंडाशय है उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्त्रीबीज या ओवम है। ठीक है, जब वो बॉर्न होती है तो वो ऑलमोस्ट 4 मिलियन जैसे एग्स होते हैं उसके अंदर। जब वो प्यूबर्टल एज पे, जो उसको मिनार के बोलते हैं, या जब उसको माहवारी या पीरियड शुरू हो जाते हैं, उस वक्त वो ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास रह जाते हैं। जब वो ऑलमोस्ट 30 इयर्स की होती है तो वो जाके 1 लाख के आसपास रह जाते हैं। और जब वो 40 इयर्स की होती है तो वो जाकर 25,000 रह जाते हैं। तो हमने ये देखा कि हाँ, 20s के मुकाबले 30s में एग्स जो हैं बहुत रैपिडली डिक्लाइन कर रहे हैं। किसी भी फीमेल का 20s में कंसीव होने का चांसेस जो हैं वो 30s के मुकाबले ऑलमोस्ट ट्वाइस हैं। तो फर्स्ट फैक्टर तो ये एज हो जाता है। हाँ, फिर दूसरा अगर देखा जाए तो ओबेसिटी, मोटापा। ठीक है, आजकल बहुत ही ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स, हाई कार्ब, हाई शुगर डाइट्स आ रहे हैं, जो कि गेमेट्स क्वालिटी पे दोनों
जो फीमेल्स हैं उसमें ओबेसिटी जो है इट प्रीडिस्पोजेस टू, एक टर्म बहुत सुनने में आती है पीसीओडी जो कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें ठीक से ओवम बनता ही नहीं है, ठीक है। और जो मेल्स हैं उसमें ओबेसिटी हैज प्रूवन टू बी कॉजेटिव ऑफ डिक्रीज्ड काउंट एंड डिक्रीज्ड मोटिलिटी बोथ। तो ओबेसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है इंक्रीजिंग इंसिडेंस का, ठीक है। फिर स्ट्रेस रिलेटेड लाइफ साइकिल, हम खास करके जो हम कह रहे हैं जो इंक्रीज्ड एज के साथ साथ वो इंक्रीज स्ट्रेस भी अर्बन लाइफस्टाइल में तो बहुत ही ज्यादा है, करियर ओरिएंटेड कपल्स में और भी ज्यादा है। स्ट्रेस जो है नॉर्मल मैरिटल रिलेशनशिप तो इफेक्ट करता ही करता है, उसके अलावा बेसिकली हमें ये समझना है कि जब हमारे बेसिक ओवम, ये गेमीट्स हम इनको बोलते हैं, टोटली ओवम या स्पर्म्स बन रहे हैं तो उनका जो फर्स्ट सिग्नल है वो ब्रेन से आता है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस से आता है। और वो स्ट्रेस को बहुत सेंसिटिव है। एक स्टडी के अनुसार ये भी देखा गया है कि depressed females are more likely, are twice more likely to be infertile than normal healthy females. तो मतलब एक स्ट्रेस का, हाँ मतलब स्ट्रेस का, और यूजुअली इनफर्टिलिटी वैसे तो स्ट्रेस भी करती है। तो एक स्टडी ऐसी भी करी गई है जिसमें ये पाया गया है कि 40% ऑफ इनफर्टाइल फीमेल्स आर लाइकली टू हैव सम साइकेट्रिक इश्यूज। तो स्ट्रेस एक फैक्टर है। डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न्स, चाहे जग रहे हो, मतलब चाहे वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, लेकिन स्लीप पैटर्न तो सबका डिस्टर्ब है थैंक्स टू द सोशल मीडिया, है ना। तो डिस्टर्ब वही वो जो सेंट्रल सिग्नल है उसको इफेक्ट करता है। फिर जैसे सब्सटेंस अब्यूजेस, तो टोबैको जो है, टोबैको इज वेरी बैड। मेल में और भी बुरा, फीमेल में भी बुरा। वो जैसे मैंने बताया गैमीट्स यानी ओवम और स्पर्म दोनों की क्वालिटी को इफेक्ट करता है। मेल में काउंट को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा भी जैसे अल्कोहल है या अदर ड्रग्स हैं, बॉडी बिल्डिंग ड्रग्स हैं, वो सब भी फर्टिलिटी डिक्लाइन कर रही हैं, ठीक है। फिर आता है जैसे सिस्टमिक इलनेसेस, जैसे थायराइड है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब कहीं ना कहीं इन गैमीट्स की क्वालिटी को, और एक बार अगर प्रेगनेंसी रह जाए तो अनइवेंटफुल प्रेगनेंसी फुल टर्म तक एक हेल्दी बेबी में डिलीवर हो, उस प्रोसेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। फिर आजकल जैसे हम देखते हैं कैंसर का डिटेक्शन भी बढ़ गया है, और ल्यूकेमिया एक ऐसा कैंसर है जो बच्चों में बहुत कॉमनली होता है। तो बिफोर प्यूबर्टी डिटेक्टेड कैंसर्स के ट्रीटमेंट में जो कीमो और रेडियो यूज होती है वो फर्टिलिटी को बहुत डिक्लाइन करती है। हर खाने में पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, बहुत से फर्टिलाइजर्स जैसे थैलेट्स या बेंजोफिनॉल्स, उनकी डेफिनेट प्रूवन इफेक्ट ऑन गैमीट्स है, ठीक है। तो अभी मतलब ये रीजन है कि इतने सारे डेफिनेटली इंसिडेंस बढ़ रहा है। जब हम पढ़ते थे मतलब ऑलमोस्ट 20 इयर्स बैक वी वर स्टडीइंग इंसिडेंस ऑफ इनफर्टिलिटी टू बी 2 to 8%। आज मैं आपको 10 to 15% बता रहा हूं। राइट। तो डेफिनेटली इंसिडेंस तो बढ़ा है, ओबेसिटी के केसेस बढ़े हैं, लाइफस्टाइल जो डायबिटीज है उस टाइप के केसेस भी बढ़े हैं, तो इस पे भी उसका इंपैक्ट आता है बेसिकली। तो दैट इज द रीजन, दैट इज गुड पॉइंट एक्चुअली। इतनी छोटी-छोटी कितनी चीजें हैं, मतलब इन शॉर्ट बहुत सारे सेक्टर्स में हमें ध्यान रखना है। ओवरऑल एक लाइफस्टाइल चेंज लाना बहुत जरूरी है। हाँ मतलब ये तुमने बोला कितनी चीजें, इसमें मुझे ध्यान आया, जैसे लैपटॉप यूजेज है, है ना। तो हाँ लैपटॉप यूजेज है। लैपटॉप से क्या है कि अगर लैपटॉप, इफ अ मेल इज यूजिंग अ लैपटॉप ऑन हिज लैप फॉर लाइक मोर देन 3 to 4 hours ऑलमोस्ट एवरी डे, देन डेफिनेटली वो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो स्पर्म्स की क्वालिटी और नंबर दोनों को इफेक्ट करती है, ठीक है ना। तो ये भी एक फैक्टर है। और इसके अलावा हाँ डेफिनेटली हाँ, और जैसे इसके अलावा लैपटॉप्स हैं, वाईफाई राउटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, उन सब से निकलने वाला वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डेफिनेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अभी तक प्रूवन नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो भी अपने गैमीट्स की क्वालिटी को इफेक्ट कर रहा है। इसलिए कुछ बोलते हैं कि फोन पॉकेट में, फ्रंट पॉकेट में ना रखो, और मतलब वो थोड़े से एक रहता है, हाँ लैपटॉप लैप पे ना रखो, फोन जब तक जरूरत नहीं है तो इन चीजों से थोड़ा सा दूर है। हाँ जैसे रात को
स्विच ऑफ करके मतलब एटलीस्ट वाईफाई तो स्विच ऑफ कर दे, अगर मोबाइल जरूरी है तो वाईफाई तो स्विच ऑफ कर दे, है ना। डेफिनेटली कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको जे ऊपर की पॉकेट में मत रखो, हम गायनेकोलॉजिस्ट बोलेंगे उनको पॉकेट में मत रखो, है ना। और इवन ये भी बोलते हैं कि पर्टिकुलरली मेल कि आप टाइट अंडरवेयर पहनते हो तो उससे भी लाइक आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट होती है, बट अब जो स्पर्म तो रीजन वही है। देखो बेसिकली क्या है, नेचर हैज मतलब क्रिएटेड टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमेन टू कीप देम कूल, 2 डिग्री बॉडी से कम रहता है उनका टेम्परेचर, ठीक है। सो जब वो लैपटॉप यूजेज हो, वो टाइट अंडरगारमेंट्स क्या करेंगे, वो बेसिकली वीनस ब्लड सप्लाई वहां से निकलने वाली जो वेन्स होती है पतली होती है वो कम कर देंगे। तो वो वीनस रिटर्न कम करेंगे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वहां पर हीटअप होगा। तो अगेन द रीजन इज बिगिनिंग द सेम। तो टाइट अंडरगारमेंट्स मतलब मेल में तो डेफिनेटली, इवन फीमेल्स को भी वी एडवाइज नॉट टू वेयर टाइट अंडरगारमेंट्स। इसके हिसाब से मैम अभी आपने फैक्टर्स में सबसे पहले एज बताया, तो मैम कोई प्रॉपर एज ग्रुप है कि मतलब विच इज द प्रॉपर एज की जहाँ पे इफ यू कंसीव इट इज बेटर, एंड व्हाट एज इज वल्नरेबल की जहाँ पे इट गेट्स डिफिकल्ट? नहीं, देखो प्रियस में ऐसा है कि बेस्ट एज फॉर कंसेप्शन एंड मतलब गुड प्रेगनेंसी, अनइवेंटफुल प्रेगनेंसी इज बेसिकली 24 to 27। ओके, ठीक है ना। हाँ, जो अभी की अगर गिवन दिस जनरेशन इट्स वेरी डिफिकल्ट। हां, 27 के बाद दे आर प्लानिंग कि शादी करें अभी। मैरिज इज आल्सो पुश्ड बैक डेफिनेटली। अगर हम मैट्रिमोनियल्स का वाला पेज एक बार देख लें ना, से आई एम जस्ट फॉन्ड ऑफ सीइंग इट समटाइम्स, तो उसमें 27 28 इयर्स इज द नॉर्मल एज जिसमें एडवर्टाइजमेंट्स आ रही होती है ना। हां, प्लान टू गेट मैरिड। हां, डेफिनेटली प्लानिंग अ बेबी बिकम्स अ वेरी 24 to 27 बेस्ट है। लेकिन अगर हम 30 से ऊपर प्लान कर रहे हैं तो वी शुड रश अ लिटिल। लेकिन अगर हम 35 से ऊपर प्लान कर रहे हैं और 3 months हो गए हैं, तो जहां पर वो 1 year वेट का मैंने टाइम बोला, दैट शुड बी रिड्यूस टू ओनली 3 months, क्योंकि योर ओवेरियन रिजर्व इज गोइंग डाउन वेरी फास्ट। प्लान बिफोर इट एंड्स, है ना। सो जितना मैं अभी तक मैं इस चीज को समझ पाई हूँ कि अगर आपकी एज 30 से कम है तो आप 1 year तक नेचुरली यू कैन ट्राई, डेफिनेटली। और अगर नहीं हो रहा है तो देन यू कैन विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट फॉर दैट। हाँ, डेफिनेटली। अगर आपकी एज 30 से ज्यादा है तो यू शुड नॉट बी वेटिंग फॉर मोर अ ईयर, राइट। तो फिर आप 3 to 6 months के विदिन अगर आप ट्राई करके इफ यू विजिट अ गायनेक, तो आई थिंक दैट वुड बी द राइट थिंग टू डू। डेफिनेटली प्रिया, डेफिनेटली। हाँ, मैम दूसरा एक क्वेश्चन था दिमाग में, प्यूबर्टी जो हम बोलते हैं फीमेल्स में स्पेशली, इसकी एज जो पहले थी उससे अभी काफी जल्दी हो रही है। जैसे फीमेल्स को ये मेंस्ट्रुएशन भी अभी काफी पहले आ रहा है, पीरियड्स काफी जल्दी आ रहे हैं, तो इसका कुछ रिलेशन है इनफर्टिलिटी से, जो भी प्यूबर्टी एज जल्दी आ रही है उससे? देखो पीएस में ऐसा है, आजकल जो हम मिनार्कल एज है, जो पीरियड शुरू होने वाली एज है, वो यूजुअली 11 years देख रहे हैं, ठीक है। जब हम पढ़ते थे तो हम 14 years was what we used to read is the normal age for menarche, बराबर ना। तो रीजन तो उसका अगर मैं सोचूं तो यही हो सकता है कि बेसिकली जैसे मैंने बताया, ओवरीज आर गेटिंग अ सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है वो सिग्नल देता है, भाई चलो अब यू स्टार्ट फंक्शनिंग, नाउ द बॉडी इज रेडी फॉर कंसेप्शन, प्रोक्रिएशन, इट इज नाउ रेडी, ठीक है। हम क्योंकि अभी एक्सपोजर इतना है बच्चों को, तो दैट सिग्नल बिकॉज ऑफ दैट एक्सपोजर इज कमिंग अ लिटिल अर्ली, तो जो सेंट्रल सिग्नल है वो जल्दी शुरू हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी व्हाट वी सी इज द नॉर्मल मिनार्कल एज इज अराउंड 11 years, इट इज 11 years। हाँ, 90% ऑफ जो बच्चे आ रहे हैं वो 11 साल के आसपास आ रहे हैं, एंड वी इवन सी सम किड्स एज यंग एज 9 years, है ना। तो डेफिनेटली एज डिक्रीज हो रही है, और जितनी एज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ पीरियड्स जल्दी हो जाएगी, स्टार्टिंग ऑफ मेनार्की जल्दी हो जाएगी, उतनी फर्टिलिटी जो है आगे जाके इफेक्ट होगी, राइट, है ना। और इवन जैसे कि अगर हम जब 14 years कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं 30s में, तो अब हम 11 years जब हम करेंगे स्टार्टिंग करने का, तो मे बी हम शायद 10 years के बाद करेंगे लेट 20s में, है ना। तो डेफिनेटली, और बहुत सारे आजकल प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी के ऑलमोस्ट मैं वीक में एक केस देखती होंगी ऐसा, 32
32 years की 33 years की फीमेल है, दे आर हैविंग सम डिफिकल्टी कंसीविंग। अगर हम जब सोनोग्राफी करते हैं तो देखते हैं उनका ओवेरियन रिजर्व बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। जब हम उनके टेस्ट कराते हैं, हार्मोनल टेस्ट टू सी द ओवेरियन रिजर्व, तो इफेक्टेड आता है। तो ये आजकल बढ़ ही रहा है। मैं वीक में एक ऐसा केस देखती हूँ। तो समवेयर दिस अर्ली मेनार्की मे बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप अभी प्रूवन नहीं है, बट कहीं ना कहीं असर तो आ रहा है। दोनों चीज हो रही है, प्यूबर्टी अर्ली आ रही है, प्लानिंग हम लेट कर रहे हैं, तो दोनों का ड्यूरेशन बढ़ रहा है, तो वो भी एक ओवरऑल अफेक्ट कर रही है। डेफिनेटली लाइफस्टाइल फैक्टर व्हिच इज इंक्रीजिंग, मतलब इंसिडेंस है ना। मैम एक और क्वेरी हमने काफी सुनी है लोगों को भी ये, बिकॉज हमने हमारे पेशेंट से भी कितनी बार पेशेंट्स शेयर करते हैं, राइट? तो पेशेंट से ये भी सुना है कि लोगों को ये होता है कि व्हेन यू स्टार्ट टू प्लान, मतलब आफ्टर मैरिज जब भी आप सोचते हो कि हमें प्लान करना है, तो वो प्लानिंग करने से पहले क्या जरूरी होता है गायनेक को विजिट करना? देखो, इफ यू आर अ यंग कपल स्टार्टिंग द जर्नी, हाँ डेफिनेटली आई गेट इट। हाँ, अगर इफ यू आर अ यंग कपल तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट कुछ केसेस में, जैसे इफ एज इज फीमेल एज, मतलब फीमेल एज की हम बात करें मोर देन 30, देखो मेल फैक्टर का भी एज से असर आता है। मोर देन 40 इयर्स ऑफ एज पे डेफिनेटली काउंट और मोर्टेलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन वो इतना स्टीप डिक्लाइन नहीं है जैसे फीमेल का है। ठीक है ना? हाँ, तो इतना स्टीप नहीं है, बट 40s के बाद मेल फैक्टर का भी इफेक्ट आना शुरू होता है। तो आपके क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में प्रिया, कि अगर यंग कपल है तो इतना कोई जरूरी नहीं है, यू कैन जस्ट प्लान एंड ठीक है। बट अगर फीमेल की एज मोर देन 30 इयर्स है, ठीक है, कॉन्सेंगुअस मैरिज है, मतलब कुछ रिलेटेड हैं वो आपस में, हाँ, तो कोई फैमिली हिस्ट्री है, कोई अफेक्टेड चाइल्ड की, अफेक्टेड चाइल्ड हम किसे कहते हैं, जैसे कुछ मेंटल रिटार्डेशन है, कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, ऐसे कुछ फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, तो उन केसेस में हाँ डेफिनेटली एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। कुछ ऐसा होता है जैसे कि कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह कई चीजों में इफेक्टिव रहते हैं, जैसे एक फॉलिक एसिड इसमें आप देख लो, है ना, कि प्रीनेटल सप्लीमेंटेशन ऑफ फॉलिक एसिड जो है ये फॉलिकल्स में होमोसिस्टीन का लेवल कम करता है, तो थोड़ा बहुत फर्टिलिटी भी इंक्रीज करता है, लेकिन डेफिनेटली 70% चांसेस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जैसे स्पाइना बाइफिडा या ये सब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जहां पे न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट ठीक नहीं होता है, उसको कम करता है। एक सिंपल सा एक विटामिन है, छोटी सी मेडिसिन है। तो इन रीजंस की वजह से अगर अबव 30 है तो एक बार कंसल्ट कर लेना अच्छा है। बट अगर आप अंडर 30 है तो यू कैन नेचुरली 1 ईयर तक तो यू कैन डेफिनेटली। ओके, पर आप लेट प्लानिंग कर रहे हो तो इट इज बेटर कि अगर आपको इम्पेशेंट नहीं होना है तो बेटर कि आप कंसल्ट करके फिर गाइडेंस के हिसाब से प्लान करो, क्योंकि देखो हम लोग इस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा सब नॉर्मल इजी रहता है, बट जो मतलब इस फील्ड से बिलोंग नहीं करते उनके लिए सारे टर्म, कैसे प्रोसीजर रहती है, क्या एग्जैक्टली रहता है, वो थोड़ा सा हाँ हैवी टर्म्स रहते हैं, तो उनको समझ नहीं आता। तो वो भी एक है कि गाइडेंस के लिए भी आप एक बार अगर पॉसिबल हो तो कंसल्ट कर लीजिए, कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ। अच्छा मैम, अभी जब कपल डिसाइड करता है कि मे बी इट्स मोर देन अ ईयर और नहीं हो रहा है कंसीव, एंड देन दे विजिट द गायनेकोलॉजिस्ट, तो मैम ऑफ कोर्स देन इट इज अ पार्ट ऑफ द गायनेक कि आगे किस तरह से करना है, लेकिन हमारे लिसनर्स के लिए वी जस्ट वांट कि आप अगर हल्का सा ब्रीफली बता सकें कि किस तरह के जनरल टेस्ट होते हैं इसमें, ताकि हमारे लिसनर्स को ये एक पता हो कि इस तरह के टेस्ट यूजुअली अंडरगोन करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो प्रिया उसमें ऐसा है कि देखो दोनों पार्टनर्स का एक डिटेल हिस्ट्री और जनरल सिस्टमिक इलनेसेस रूल आउट करते हैं। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो फर्टिलिटी रिलेटेड होते हैं। फीमेल पार्टनर में उसके लिए सोनोग्राफी फर्स्ट आता है। एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी किस टाइम पे किया गया है उसके हिसाब से हमें सबसे पहले ओवेरियन रिजर्व का आइडिया देता है, मतलब अंडाशय में स्त्री बीज ओवम की क्वालिटी कैसी है, उसका मतलब क्वांटिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, उसका अंदाजा देता है, बराबर ना। फिर वो हमें कोई यूट्राइन फैक्टर जैसे कोई फाइब्रॉइड, गांठे, पॉलिप ये सब है कि नहीं उसका अंदाजा देता है। फिर एंडोमेट्रियम जो है, जो गादी जहां पर बच्चा बैठता है, वो कैसी ग्रो कर रही है विद द ग्रोथ ऑफ ओवम, क्योंकि अल्टीमेटली जाके अगर वो एम्ब्रियो बना, वो गर्भ बना, तो उसको जाके
इम्प्लांट होना एंडोमेट्रियम में, इन सब चीज़ों का आइडिया देता है। तो सोनोग्राफी इज वन टेस्ट विच अ फीमेल पार्टनर शुड एक्सपेक्ट विल बी डन रिपीटेडली व्हेन शी विजिट्स अ डॉक्टर, क्योंकि वो अलग अलग टाइम ऑफ द साइकिल के हिसाब से अलग अलग चीजें बताती रहती है, ठीक है। उसके अलावा देयर आर हार्मोनल टेस्ट, वो डिपेंडिंग अपॉन एज क्या है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, देयर आर सर्टेन हार्मोन्स विच गिव अस एन आइडिया अगेन अबाउट द ओवेरियन रिजर्व, देन ओव्यूलेशन, then if the medicines are going in the right direction or not, इन सब का अंदाजा देते हैं। तो उसमें there are different hormones like AMH है, progesterone है, LH है, FSH है, there are certain different hormones। पूरा एक हार्मोनल स्टडी करवाना। हाँ, मतलब जरूरत लगे तो। Then there are specific tests for the structural defects। तो उसमें हम एक टेस्ट आता है, मतलब we will go from less invasive to more invasive। तो एक टेस्ट आता है हिस्ट्रोसैल्पिंजियोग्राफी, जो हमें ट्यूबल डिफेक्ट्स के बारे में बताता है। उसमें बेसिकली विजाइनली कुछ रेडियो ओपेक डाई डाल के एब्डोमिनल एक्सरे किया जाता है, और वो डाई का स्पिल दोनों ट्यूब से बाहर आता है, उससे हमें अंदाजा आता है कि ट्यूब्स फंक्शनिंग कैसे है, ठीक है। एंड देन दिस टेस्ट कैन नाउ बी डन आल्सो टू सम एक्सटेंट ऑन सोनोग्राफी विच इज कॉल्ड सोनोसैल्पिंजियोग्राफी, जिसमें एक कैथेटर डाल के नॉर्मल सलाइन डाल के, उसमें हम नॉर्मल सलाइन जब पुश करते हैं यूट्रस के थ्रू, तो वो ट्यूब से बाहर निकलता है। दो इट विल बी मे बी अ लिटिल लेस इंफॉर्मेटिव, बट इट कैन एटलीस्ट गिव अस अ आइडिया कि सलाइन जो है पेल्विस में पहुंच गया या ट्यूब से बाहर पहुंच गया, तो इट विल गिव अस एन आइडिया कि एटलीस्ट वन ऑफ द ट्यूब इज फंक्शनिंग, ठीक है ना। देन देयर इज अ डेफिनेटिव टेस्ट जिसको हम लैप्रोस्कोपी बोलते हैं। लैप्रोस्कोपी जो होती है उसमें हम देयर इज एब्डोमिनल लैप्रोस्कोपी, जिसमें एक लैप्रोस्कोप एब्डोमेन में इंसर्ट किया जाता है, तो वी कैन सी द यूट्रस, ट्यूब्स एंड ओवरीज विद अ नेकेड आइज। कोई एडिशंस हैं, कुछ ट्यूबरक्लोसिस है, इंडोमेट्रियोसिस है, किंकिंग ऑफ ट्यूब है, ओवरीज देखने में कैसे लग रहे हैं, ओवम बन रहा है, कोई सिस्ट है, कोई ट्यूमर है, वो सब चीजें अच्छे से दिख जाती हैं। देन सिमिलरली देयर इज अ लैप्रोस्कोप व्हिच कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विजाइनली इनटू द यूट्रस, जिसको हम हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, व्हिच गिव अस एन आइडिया ऑफ द इंडोमेट्रियम कैसा है, दोनों ट्यूब्स के अंदर ओपनिंग कैसे लग रही है, वहां पे कुछ फाइब्रोसिस वगैरह तो नहीं दिख रहा, या कोई छोटा मोटा अंदर पॉलिप है जिसको साथ में हम निकाल भी सकते हैं, पॉलिप है, सेप्टम है, कोई सबम्यूकस फाइब्रॉइड है जिसको हम साथ साथ निकाल भी सकते हैं। तो ये मतलब हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी हम इसको बोलते हैं इस टेस्ट को। तो ये फीमेल के टेस्ट हैं, ठीक है। फिर क्योंकि मेल भी रिस्पॉन्सिबल है 40% कॉजेज में, तो मेल के लिए सबसे पहले है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस जो होता है वो एक सिंगल टेस्ट है जो हमें काफी इंफॉर्मेटिव होता है। उसमें जो स्पर्म्स का काउंट है, मोटिलिटी, देन बेसिकली काउंट और मोटिलिटी से हमें टेस्टिकुलर फंक्शंस का आइडिया आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे कुछ चीजें और देखते हैं हम, उसका जैसे लिक्विफेक्शन टाइम है, फ्रक्टोज है, उसमें कुछ और कंटेंट्स होते हैं जिससे हमें जो डक्ट सिस्टम है, स्पर्मेटिक डक्ट सिस्टम है, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग का आइडिया आ जाता है। अगर सीमेन एनालिसिस बहुत अच्छा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादा वरी करने की बात नहीं होती है, लेकिन अगर वो इफेक्टेड है देन देयर आर अदर टेस्ट। जैसे फीमेल, जैसे मेल पार्टनर के लिए भी कुछ स्पेसिफिक सोनोग्राफीज होती हैं जिसमें स्क्रोटल डॉपलर वगैरह करके देख सकते हैं, तो दैट कैन गिव अस एन आइडिया ऑफ ब्लॉकेज और वेरिकोसील व्हिच आर ऑपरेबल कंडीशंस। हाँ, उसके अलावा अगेन हार्मोनल टेस्ट, जब सिवियरली इफेक्टेड है तो कुछ हार्मोन्स हमें कुछ अंदाजा दे सकते हैं इस बात का कि व्हाट विल वी एक्सपेक्ट द आउटकम ऑफ ट्रीटमेंट इसके लिए। तो ये मेल और फीमेल के डिफरेंट टेस्ट होते हैं। पूरा ऑर्गन जो भी रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोसेस में उसका स्कैन करना रहता है दोनों पार्ट से, अगर वो डिटेल अगर चेक करना है तो वो रहेगा। यस मैम, तो आपने बताया इनफर्टिलिटी के बारे में कि मेल में 40% रहता है, फीमेल में 40%, 20% अननोन कॉज है। तो इसके मेन कॉजेस जो इसको कारण बोलते हैं तो वो क्या है, वो थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहूंगा। हाँ ठीक है हार्दिक, तो देखो कॉजेस समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल में किस तरीके से फर्टिलिटी हो रही है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले आता है अंडाशय।
या ओवरी जिसे हम कहते हैं, जहां पर स्त्री बीज या ओवम या गेमीट, मैं कहीं कहीं इसको गेमीट टर्म भी यूज करूंगी तो मतलब मुंह से निकल जाता है क्योंकि इससे ट्रेंड होते हैं इसलिए, तो वो बन रहा है, ठीक है ना बात। हाँ, जब नेचुरली हर साइकिल में एक अंडा या एक स्त्री बीज बनता है जो जब मैच्योर हो जाता है उसके बाद छूट जाता है, ठीक है, छूटता है वो पेट में। हाँ, फिर आती हैं नलियां, नली या फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। नलियां उस अंडे को पिकअप करती हैं, उनका प्रोसेस, उनके फिम्ब्रियल प्रोसेस है जो जाके उसको अंडे को ढूंढते हैं, उसको पिकअप कर लेते हैं, ठीक है। उसको पिकअप करके नलियों का काम है उसको यूट्रस की तरफ पुश करना। हाँ, इसमें नलियों की शेप है, उनके अंदर छोटे छोटे रेशे हैं जिनका काम है उनको धक्का मारते रहना, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। उसके अंदर का पीएच है, उसके अंदर का फ्लूइड है, बहुत चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। ये धक्का मारने का जो प्रोसेस है वो अंदाजे से 5 से 6 दिन ले लेता है, ठीक है। और इसी दौरान जो स्पर्म्स या शुक्राणु हैं वो विजाइना से होते हुए, यूट्रस से होते हुए ट्यूब्स में घुस जाते हैं और ट्यूब से आके उस ओवम को या उस स्त्री बीज को फर्टिलाइज कर देते हैं, और उससे बनता है गर्भ या एम्ब्रियो। हाँ, वो एम्ब्रियो फिर धीरे 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 यूट्रस में पहुंचता है। यूट्रस में ऑलरेडी क्योंकि जो ओवम बन रहा है उसके साथ साथ कुछ हार्मोन्स भी बन रहे हैं, जो कि जो गादी होती है या इंडोमेट्रियम होता है जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है उसको तैयार कर रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो वो बेसिकली वो वहां आकर इम्प्लांट होता है, बैठ जाता है। अगर वो अच्छे से डेवलप्ड है तो वो वहां बैठ जाएगा और ग्रो करना शुरू होगा और प्रेगनेंसी रह जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब समझो कि जो ओव्यूलेशन हुआ है वो 14-15 डे हुआ है फॉर रेगुलर साइकिल वालों में, सिंगल लेग नेचुरल साइकिल में, ठीक है। वो ट्रांसफर होके आया है तो 21st डे के आसपास वो इम्प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, वो इम्प्लांटेशन हो जाएगा और फिर उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ मिस्ड पीरियड। अगेन उससे कुछ हार्मोन बनने शुरू होते हैं, कुछ उससे बनते हैं, कुछ वो जो बीज का जो शेल बच गया है, कवर बच गया है, उससे बनते हैं, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसको यूरिन टेस्ट में या सोनोग्राफी में देख करके प्रेगनेंसी रह गई है कि नहीं। तो इंडोमेट्रियम ठीक होना चाहिए, यूट्रस की शेप ऐसी होनी चाहिए कि वो भी रिसेप्टिव है, उसके बीच में कोई पर्दा, कोई गांठ, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि वो भी रिसेप्टिव है। तो 3 चीजें ठीक काम करेंगी तो फीमेल फर्टिलिटी अच्छी रहेगी, एक ओवरी, एक ट्यूब, एक यूट्रस और उसके अंदर के इंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये 3 चीजें। तो अगर हम फीमेल इनफर्टिलिटी को समझना चाहेंगे तो ठीक से स्त्री बीज नहीं बन रहा है, ओवम नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उसमें सबसे फर्स्ट कारण तो होता है आजकल जो देखने को मिल रहा है वो है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी, है ना। सब लोग ऐसे कहते हैं पीसीओडी है मैडम, मुझे तो पीसीओडी है। एक्चुअली पीसीओडी आजकल पीसीओडी का इंसिडेंस जो यंग गर्ल्स में हम देख रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 20% है, और 40% इनफर्टाइल फीमेल्स में पीसीओडी देखने को मिलता है, मतलब ठीक से ओव्यूलेशन ना होने का कारण पीसीओडी होता है, ठीक है ना बात। हम तो पीसीओडी में क्या है, जहां नॉर्मली एक बीज सेलेक्ट होकर वो ग्रो करना चाहिए, बेसिकली यहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक ग्रुप ऑफ बीज तैयार होने साथ में शुरू हो जाते हैं और उनमें से अल्टीमेटली कोई भी अच्छा ग्रो नहीं कर पाता फिर, ठीक है। तो इसकी वजह से जो उसके हार्मोनल रिलीज है, जो आगे जाके इंडोमेट्रियम की तैयारी है, वो सब डिस्टर्ब हो जाती है। तो पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, कभी कभी स्कैंटी भी रहते हैं और कभी हैवी भी होते हैं, ठीक है ना माथा। तो ये पीसीओडी फर्स्ट रीजन है ओव्यूलेशन डिफेक्ट्स का। देन हमने एजिंग तो हम हर जगह, एजिंग को तो हम फीमेल एजिंग तो हर जगह हम टच करेंगे, है ना, कि एजिंग कहीं ना कहीं ओवेरियन रिजर्व, ओवम क्वालिटी को इफेक्ट करता है, तो ठीक से अच्छा बीज नहीं बनता, ठीक है। प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी जो भी हम आगे जाके अगर इंक्रीजिंग इंसिडेंसेस वगैरह सुनेंगे तो उसमें भी आएगा, ठीक है। तो क्या है कि आजकल कुछ यंग फीमेल्स में भी ओवम का क्वालिटी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। देन कुछ और बीमारियां हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस, इंडोमेट्रियोसिस, या कुछ ठीक सिग्नल ब्रेन से नहीं आ रहा, उसके भी कुछ कारण हैं अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेस वगैरह, और भी स्पेसिफिक रीजंस हैं जिसकी वजह से ठीक से ओवम नहीं बन रहा होता है। तो फर्स्ट ओवेरियन कॉजेज हो गए, देन ट्यूबल कॉजेज हैं। ट्यूबर कंजेनाइटली कुछ उसकी अलग शेप है, कुछ ब्लॉक्ड है, कुछ पार्ट फॉर्म नहीं है, या फिर कुछ इन्फेक्शंस जिसमें सबसे कॉमन एक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हम पढ़ते हैं, या अपने देश में टीबी भी,
ठीक है, जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो सकती है या ट्यूब का फंक्शन इफेक्ट हो सकता है। देन अगेन इंडोमेट्रियोसिस वगैरह है, वो सब इसमें इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सिस्टम उसकी डिस्टर्ब होगी अगर, हाँ, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिफेक्ट हो गया, ठीक है ना। हाँ, अब फिर नेक्स्ट स्टेप आ गया इम्प्लांटेशन का। अब इम्प्लांटेशन में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मतलब इंडोमेट्रियम ठीक से प्रिपेयर नहीं हो रहा, तो इंडोमेट्रियम ठीक से बढ़ नहीं रहा, मतलब स्पेसिफिकली वो साइकिल के हिसाब से। तो उसके रीजंस में भी जैसे कोई प्रीवियस क्यूरेटिन जो हम बोलते हैं डीएनसी की हिस्ट्री है, वो हो सकता है, इंडोमेट्रियल टीबी हो सकता है, कुछ ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे ल्यूपस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, वो सब भी क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करती है इंडोमेट्रियम में, जो इम्प्लांटेशन में इंटरफेयर करती है, ठीक है ना। हम तो ये हो गया इंडोमेट्रियम का कॉज। अब यूटेराइन कॉज, तो यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, कैंसर है, तो ये तो ट्यूब को डिस्टॉर्ट कर सकता है, या इंडोमेट्रियम को गड़बड़ कर सकता है, या स्पर्म की एसेंट में डिस्टर्बेंस। फाइब्रॉइड को हम थोड़ा गांठ जैसा समझेंगे कि वहां पे है कि मतलब हाँ, देखो फाइब्रॉइड जो होते हैं, यूटेराइन फाइब्रॉइड एक नॉन मैलिग्नेंट मतलब बिनाइन, जो नॉन कैंसरस, मतलब सिंपल भाषा में समझे तो नॉन कैंसरस गांठ है जो यूट्रस में होती है, और वो अलग अलग लोकेशंस में हो सकती है। तो जैसे कि हम उसके बेसिकली 3 लोकेशंस डिफाइन करते हैं, सब सीरस जो बिल्कुल बाहर की तरफ हो, और मतलब म्यूरल, इंट्राम्यूरल जो बीच में मायोमेट्रियम में हो, और सब म्यूकस जो बिल्कुल इंडोमेट्रियम के नीचे हो। तो जो फाइब्रॉइड का साइज और उसकी लोकेशन, जैसे जो इंडोमेट्रियम के पास हुआ वो प्रॉब्लम कर सकता है, जो सर्विक्स के पास हुआ वो सर्विक्स को टाइट बंद कर दे तो स्पर्म एसेंट में प्रॉब्लम कर सकता है। ओके, स्पर्म एंटर ही नहीं हो पाएगा। जो मान लो कि जहां से ट्यूब अंदर घुस रहा है उसके पास हुआ तो वो ट्यूब को ब्लॉक कर सकता है। तो इस हिसाब से उसकी लोकेशन और उसका साइज ये डिटरमाइन करता है। बहुत से लोगों को फाइब्रॉइड्स होते हैं, हम कहते हैं कुछ नहीं, अभी हम वेट करते हैं इसमें, लेकिन फाइब्रॉइड की लोकेशन और साइज क्या है वो डिटरमाइन करता है कि बेसिकली वो प्रॉब्लम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। yes, yes. तो ये हो गए फीमेल फैक्टर्स। देन आते हैं मेल फैक्टर्स। तो मेल फैक्टर्स में भी वही समझना पड़ेगा पहले। अब मेल में क्या हो रहा है, नॉर्मल फर्टाइल मेल में, ठीक है, टेस्टीज है, टेस्टीज जो हैं वो स्पर्म्स या शुक्राणु बना रहे हैं, उसके अलावा वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे होते हुए एक स्पर्मेटिक डक्ट है, अगेन स्पर्म का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, मेल और फीमेल दोनों में, क्योंकि उस दौरान ये जो गेमीट्स हैं ये मैच्योर भी होते हैं, ठीक है ना। तो वहां से होते हुए वो पहुंच जाता है इजैकुलेटरी डक्ट तक, वो स्पर्मेटिक डक्ट से होते हुए, और फिर होता है उसका इजैकुलेशन। इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 2-3 ग्लैंड्स भी उसके सिक्रीशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे एपिडिडमिस है, सेमाइनल वेसिकल्स है और प्रोस्टेट है। वो सब ग्लैंड्स भी जो अल्टीमेटली सेमाइनल फ्लूइड आता है उसके क्वांटिटी या उसकी क्वालिटी को इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि टेस्टिस में ठीक से काम नहीं हो रहा, ठीक से स्पर्म्स नहीं बन रहे, ठीक है। तो उसका कारण हो सकता है कि कोई टेस्टिकुलर इंजरी, कोई इन्फेक्शन जैसे मम्प्स, गोनोरुआ, क्लेमाइडिया, इस तरह के कुछ इन्फेक्शंस, कभी कोई टेस्टिकुलर टॉर्जन की हिस्ट्री हो, ठीक है। कुछ कंजेनाइटल कंडीशंस होती हैं जैसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, कुछ क्रोमोसोमल कंडीशंस होती हैं, ऊपर से सिग्नल वीक हो तो भी वो उसका काम नहीं हो सकता, ऐसे कुछ रीजंस हो सकते हैं। या फिर टेम्परेचर ज्यादा हो, जैसे वेरिकोसील में, वेरिकोसील क्या होता है, एक बीमारी होती है जिसमें जो टेस्टिस को ब्लड सप्लाई वाले वेन्स होते हैं उनमें स्वेलिंग होती है, तो उसकी वजह से क्योंकि वो ब्लड सप्लाई वापस नहीं जा पा रही, वहां ब्लड इंगॉज रहता है, ब्लड फंसा रहता है, तो ऑब्वियसली वो सर्कुलेटिंग ब्लड का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू टेस्टिस, तो वो हीट अप करता है, तो उसमें भी स्पर्म प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ कारण हैं जो कि स्पर्म प्रोडक्शन को इफेक्ट करेगा। फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तकलीफें, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तकलीफें, अगेन इन्फेक्शंस आते हैं इसमें, ठीक है। और उसके अलावा कभी कभी कोई कंजेनाइटल कोई पार्ट एब्सेंट है या ब्लॉक्ड है, या कोई ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो गया, जो मैंने 3 ग्लैंड्स की बात करी उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो वो उसके फ्लूइड को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है।
तो ये रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। और हाँ, कभी कभी जैसे बचपन में कोई बच्चे का हाइड्रोसीलिया हर्निया कुछ ऑपरेशन कराया हुआ, तो उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, मतलब हिस्ट्री कभी भी हमें लगता है वो हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए फर्स्ट पार्ट आपका भी यही आता है कि पहले आप हिस्ट्री लो, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे जाओ। मतलब मेडिसिन में हाफ डायग्नोसिस तो हर चीज में, जैसे आप जानते हो, आधा डायग्नोसिस से ज्यादा डायग्नोसिस क्लिनिकल है। अगर वो हम ठीक से करेंगे तो शायद बहुत से इन्वेस्टिगेशंस भी हम बचा सकते हैं अननेसेसरी, ठीक है ना। हाँ, तो वो तो है ही है, हिस्ट्री टेकिंग विल टेल अस दिस थिंग। हाँ, तो किसी तरह वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अफेक्टेड है, ठीक है। फिर आता है इजैकुलेशन प्रॉब्लम्स, जैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, या फिर इरेक्शन प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि ठीक से स्पर्म जो है, शुक्राणु जो है वजाइना में, योनि मार्ग में डिपोजिट नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से। तो ऑब्वियसली अगर वो ठीक से डिपोजिट ही नहीं होगा तो वो ओवम तक पहुंचेगा कैसे, ठीक है। तो ये कारण हो सकते हैं मेल इनफर्टिलिटी के। ओके ओके, इट्स गुड। यस, ओके। तो अभी मैम हम बात करेंगे ये इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो आप स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि किस तरीके से हमको ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, देखो, जैसे हमने इन्वेस्टिगेट करा लिया और हमें कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा रहता है ओव्यूलेशन इंडक्शन का। ओव्यूलेशन इंडक्शन मतलब यंग कपल है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं मिल रहा, तो हम उनको स्त्री बीज या बेसिकली ओवम बनने की दवाइयाँ देते हैं। दवाइयाँ ओरल ड्रग्स भी हो सकते हैं या कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस भी हो सकते हैं। ओरल ड्रग्स में भी कुछ हार्मोन्स ही हैं, बट मतलब वो इंजेक्शंस के रूप में भी हो सकते हैं या कुछ गोलियां भी, ठीक है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 60% ऑफ कपल्स जो कि 30 से कम की एज के हैं, अगर कोई स्पेसिफिक डेफिनेट रीजन नहीं है, तो वो 2-3 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट में कंसीव कर जाएंगे जस्ट विद ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स। एंड सप्लीमेंट करने के लिए कुछ एडजुवेंट जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन्स, फॉलिक एसिड, ये सब दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपना रहेगा ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन फॉर द फीमेल पार्टनर, ठीक है। अगर हमने 3 to 6 मंथ्स वो दिए, यूजुअली एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हम मानते हैं कि अगर ओव्यूलेटरी साइकिल्स हो रहे हैं तो मोर देन 12 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट एडवाइजेबल। ओके, ठीक है ना। हम अगर ओव्यूलेशन इंडक्शन ट्रीटमेंट्स के 3-4 महीने हो गए हैं फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे, तो और हमने वर्कअप करा रखा है पहले, सब फैक्टर्स ठीक है, मतलब ट्यूबल फैक्टर नहीं है बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल कहने में ट्यूबल फैक्टर मतलब नली कारण नहीं है, क्योंकि अगर नली कारण होगा तो गोलियां असर नहीं करने वाली है। हाँ, तो हमें नली को बाईपास करना पड़ेगा, वो भी मैं आगे बताती हूँ। तो हम IUI, जिसको हम इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन में अगेन हम फीमेल पार्टनर को पहले दवाइयां देते हैं, मतलब बेसिकली या तो गोलियां या इंजेक्शंस हार्मोनल जो है, जो कि अच्छा बीज बनाए, उसको हम सोनोग्राफी में मॉनिटर करते हैं। जब अच्छा बीज बन जाए तो हम उसको छूटने का इंजेक्शन देते हैं। उसके कुछ फिक्स टाइम के बाद हम मेल पार्टनर का या हस्बैंड का स्पर्म जो है वो वॉश करा के एक अच्छे हेल्दी मीडिया में रख के डायरेक्टली यूट्रस में रख देते हैं। तो IUI एक ऐसा तरीका है जो बॉर्डरलाइन कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, ठीक है, और जैसे कुछ मान लो सर्वाइकल फैक्टर हो, हाँ, इनको बाईपास कर देगा। बॉर्डरलाइन मतलब जहाँ से स्पर्म एंटर होता है वहाँ जो अगर अफेक्शन प्रॉब्लम है तो उसको वो बाईपास कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लो कोई सर्वाइकल फाइब्रॉइड हो, ठीक है, या फिर सर्वाइकल इरोजन जो कहते हैं चांदी बहुत हो, ऐसा कुछ हो, तो ऐसे केसेस में, मतलब बेनाइन चांदी है लेकिन चांदी है, तो ऐसे केसेस में वो काफी बार इफेक्टिव हो जाता है, होता है। बट IUI का सक्सेस रेट 10 to 12% ही हम कह सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। IUI हम अगेन ऑलमोस्ट 6 टाइम्स कर सकते हैं, बट 3 to 4 साइकिल्स इज enough for us to get a judgment कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर अगर IUI से भी कंसीव नहीं हो पा रहा है कपल, देन वी मूव अहेड विद IVF। IVF जो मतलब बेसिकली आजकल लेटेस्ट सबसे ज्यादा वो फैंसी टर्म है IVF। हाँ, मतलब बेसिकली ये IUI IVF जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स ARTs हैं, उसमें IVF इज वन ऑफ द लाइक लेटेस्ट थिंग्स, जिसमें बेसिकली क्या था, इट्स बेसिकली एक तरीका है कंसीव करने का, गर्भ धारण करने का ओनली, ठीक है ना। हम
इसमें हम क्या करते हैं, जो नेचुरली हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक ओवम बन रहा है, ठीक है, या मेडिसिन या इंजेक्शन के असर से हम 2 या 3 ओवम बना रहे हैं, इसमें हम इनिशियली कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन करते हैं। मतलब बीज बनने के ऐसे इंजेक्शन देते हैं जो अंदाजे से हमें समझो 10 से 15 दिन के बीच में मोस्टली देने पड़ते हैं, जिससे नॉर्मली ऑलमोस्ट मोर देन 10 फॉलिकल्स बने। ठीक है, जो वो फॉलिकल्स हम सोनोग्राफी मॉनिटर करते रहते हैं, साथ में जरूरत पड़ने पे बीच बीच में हार्मोनल मॉनिटर भी करते हैं उनको। जब वो फॉलिकल्स तैयार हो जाते हैं तो हम उनको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की मदद से फीमेल पार्टनर को बेहोश करके उन फॉलिकल्स को बाहर निकाल लेते हैं। फिर उनको फर्टिलाइज किया जाता है बेसिकली हस्बैंड के या मेल पार्टनर के शुक्राणु से। तो जो गर्भ रुकना है, जो गर्भ बनना है, वो जो हो रहा है आर्टिफिशियली हो रहा है इन जब शुरू किया था टेस्ट ट्यूब्स में और अभी कुछ डिशेस में। तो इसका नाम इसलिए IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विट्रो में हो रहा है, वाइवो में नहीं हो रहा, शरीर में नहीं हो रहा, बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम IVF या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी पड़ गया। ठीक है, और अभी पड़ा हुआ है। सबने ये टर्म हाँ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में हुआ, अभी डिशेस में होता है बट शुरुआत टेस्ट ट्यूब से होती है, इसलिए फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में हुआ। ठीक है ना, उस गर्भ को बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशंस में फिर ग्रो करते हैं। ठीक है, जब वो सैटिस्फैक्टरी ग्रो कर रहा है तो उस गर्भ को 3rd to 5th डे के बीच में वापस से यूट्रस में रख दिया जाता है और उसको सपोर्ट दी जाती है, हार्मोनल सपोर्ट अगेन, ताकि वो अच्छे से ग्रो करे। ठीक है, तो ये IVF है। और IVF जो है सीवियर केसेस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी को और ट्यूबल फैक्टर को बाईपास कर देता है। ट्यूब्स की जरूरत नहीं पड़ी हमें, जब बीज बना हमने उसको बाहर निकाल दिया तो ट्यूब्स की जरूरत पड़ी ही नहीं। ठीक है ना। हाँ, उसी हिसाब से जैसे नॉर्मली अगर हम स्पर्म काउंट की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं मोर देन 15 मिलियन पर ml होना चाहिए, बट जब हम IVF करते हैं तो इसमें एक प्रोसेस है ICSI, जिसमें कि हम फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं, तो उसमें एक एग के लिए एक स्पर्म चाहिए। तो जब सिवियर मेल फैक्टर इफेक्टेड है, जैसे हम कह रहे हैं कि अगर लेस देन 5 मिलियन काउंट है तो IUI भी मत करो, तो वहां तो 5 मिलियन क्या, हमें पास 5 काउंट है तब भी वी कैन गो फॉर IVF, है ना। तो सिवियर मेल फैक्टर और ट्यूबल फैक्टर में IVF इफेक्टिव, ठीक है ना। राइट। तो ये हुए बेसिक प्रोटोकॉल्स। साथ साथ हम मेल पार्टनर का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मेल पार्टनर के बाद ट्रीटमेंट का ये लिमिटेशन है कि फाइनल बर्डन ऑफ जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है वो फीमेल पे ही पड़ता है, क्योंकि मेल पार्टनर का ट्रीटमेंट एक तो बहुत इफेक्टिव नहीं है, 25% से ज्यादा इंप्रूवमेंट इन सेमेन पैरामीटर्स हम एक्सपेक्ट नहीं करते विद द ट्रीटमेंट। दूसरी बात, वो इफेक्ट आने में भी 3 to 6 मंथ्स लेता है, क्योंकि जो स्पर्म का साइकिल है वो ऑलमोस्ट 75 डेज का है, जो ओवम का साइकिल है वो 15 दिन का है। तो 2.5-3 महीने पेशेंट्स को ये देखने के लिए कि हम दवाई दे रहे हैं अच्छा देखते हैं, हम दवाई दे रहे हैं अच्छा देखते हैं, तो ये कन्विंस कर पाना भी थोड़ा, जब आजकल क्या ना प्लान तो लेट करते हैं, एंड व्हेन दे प्लान दे वांट, तो 2.5 महीने में तो वो IVF ही करा लेगा उसे, कितना वेट करें डेफिनेटली। तो अभी ऑलरेडी प्लान ही लेट कर रहे हैं और वो 2.5 महीने वेट करना कि मेडिसिन का असर आएगा कि नहीं आएगा, तो वो थोड़ा एक क्राइटेरिया उसमें रहता है। बट देयर आर डेफिनेटली सम हार्मोनल ड्रग्स, सम एडजुवेंट्स, स्पेसिफिकली एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे उसमें हैं, जैसे मेलेटोनिन, कोएंजाइम Q10 वगैरह, जो कि कुछ हद तक काउंट और मोटिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने बात करी ब्लॉकेज की, जो या वेरिकोसील की, जो सर्जिकली करेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये मेल फैक्टर का ट्रीटमेंट का हो गया। ओके, तो बेसिकली मेल में ट्रीटमेंट ऑप्शंस कम है कंपेयर टू फीमेल, इसलिए फीमेल को बर्डन ज्यादा होता है, इसलिए लगता है ऐसा है कि प्रॉब्लम्स फीमेल्स में है अभी ज्यादा, ऐसा लगता है, बट ट्रीटमेंट ऑप्शन ज्यादा इसलिए उनका तो ये बात मेल पार्टनर को समझनी चाहिए। यस एग्जैक्टली, देखो कपल की प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट वो ले रही है। यस एग्जैक्टली, तो उसको इस दौरान इस जर्नी में
पार्टनर को At least सपोर्ट भी करना psychological चाहिए, support देना बहुत चाहिए। सपोर्ट करना Definitely, चाहिए, definitely। जो कि कई बार लैकिंग हो जाता है और यही रीजन होता है कि इनफर्टाइल फीमेल्स आर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम मोर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम Yes, डिप्रेशन वगैरह। तब depression actually वगैरह। शायद लूप बन जाता है, डेफिनेटली स्ट्रेस्ड है ऑलरेडी, देन इनफर्टिलिटी के उसमें क्लासिफाइड होते हैं, उसके बाद देन दे गो फॉर ट्रीटमेंट, और अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर से स्ट्रेस, तो वो Stress, पूरा एक लूप में loop। जैसे फीमेल्स फंस जाती हैं। Yes, yes, बिल्कुल definitely। बिल्कुल Right. हाँ। और मैम जैसे आपने बताया कि सक्सेस रेट ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे मेन में आपने बोला कि हम ऑलमोस्ट 25% के आसपास सक्सेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट फीमेल के जो आपने ऑप्शंस बताए जैसे ओव्यूलेशन इंडक्शन थ्रू मेडिसिन, थ्रू इंजेक्शंस, IUI, IVF, इनकी सक्सेस रेट यूजुअली किस तरह से रहते हैं? देखो अल्टीमेटली ऐसा है आज के विद मॉडर्न साइंटिफिक एडवांसमेंट, हाँ, आज जो हम जिस एडवांस साइंस स्टेज पर हैं उसके साथ इनफर्टिलिटी में हम ओवरऑल 90% सक्सेस रेट की उम्मीद कर सकते हैं। Wow। अच्छा, दैट इज वेरी नाइस। वेरी नाइस एक्चुअली। हाँ ठीक, हाँ। अगर कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर 30 ईयर्स से यंग कपल है तो वो 60% केसेस में शायद शुरुआती ट्रीटमेंट से 3 to 4 मंथ्स में कंसीव कर ही जाएगा। ओके, ठीक है ना। हाँ, फिर जैसे मैंने बताया IUI का सक्सेस रेट इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो 10 to 12% है। IVF का सक्सेस रेट सेंटर टू सेंटर डिपेंड करने से एक होते हैं प्रूवन प्रेगनेंसी जो होता है उसका 40 to 70% रेट रहता है। हाँ, और लेकिन टेक होम बेबी रेट IVF का भी ऑलमोस्ट 30% जैसा ही रहता है। टेक होम बेबी रेट जो हम बात करेंगे, ठीक है, वो 30% ही रहता है। बट मतलब 30% लेकिन क्यूमुलेटिव है। अगर एक साइकिल में 30% है तो आप उम्मीद करो 3 से 4 साइकिल में वो 90% हो जाएगा, है ना। राइट राइट। तो ओवरऑल Over the time- अगर कपल हार नहीं मानता है और ट्रीटमेंट में लगा रहता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 90% ऑफ देम विल कंसीव, विल हैव अ बेबी। 90%, ठीक है ना। हाँ, ओके ना। दैट्स अ ग्रेट हाँ, ग्रेट है परसेंटेज। परसेंटेज। कि जब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के लिए तो इट्स वेरी डिप्रेसिंग कि ये सब इश्यूज होते हैं एंड देन दे हैव टू अंडरगो ट्रीटमेंट, बट अगर हम ये जानते हैं कि 90% सक्सेस रेट है तो आई थिंक दैट गिव्स अ रियली गुड बूस्ट टू ऑल द कपल्स आउट देयर कि जो शायद इससे सफर कर रहे हैं। हाँ जी, डेफिनेटली, Right? मतलब और डेफिनेटली, बट थोड़ा- मतलब ये लगता है 90% क्यूमुलेटिव है ना। बस यही बात है, ये ध्यान ठीक है, रखना। ये जानना जरूरी है कि इट्स लाइक अगर आपको पता चला कि हाँ, सक्सेस के चांसेस काफी अच्छे हैं। दैट्स नॉट द एंड। हाँ, that's बस not the ये end। जरूरी है सबको जानना हाँ। कि अगर आपको ये पता चलता है कि बिकॉज ऑफ फीमेल, बिकॉज ऑफ मेल, जिसकी भी वजह से इनफर्टिलिटी है, बट इट कैन बी क्योर्ड, राइट। definitely। हमारे पास मेडिकल Definitely। फील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस है, राइट, हाँ। जिससे हम क्योर कर सकते हैं। Yeah। अब मैम एक सवाल थोड़ा दिमाग में आ रहा है, जैसे आपने बताया कि एज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम देखें जैसे फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें तो ज्यादातर सारी एक्ट्रेस, अभी तो पूरा जैसे ट्रेंड चल रहा है कि हर कोई दे आर हैविंग देयर बेबीज नाउ, ऑल द एक्ट्रेसेस। तो मैम वो लोग इतनी ओल्ड एज पे, ओल्ड तो नहीं बोलूंगी बट जो हम हाँ, age का इतनी discussion late, कर रहे हैं, हाँ, उसके हाँ, late age age, तो बाहर late है, age में। late age पे है, दे ऑल आर कंसीविंग। हाँ। तो एक टर्म थोड़ा सा हमने सुना है कि जो प्रिजर्वेशन करते हैं, हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये क्या चीज है और इंडिया में प्रैक्टिस होता है या नहीं? हाँ, डेफिनेटली इंडिया में प्रैक्टिस होता है। इसको हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कहते हैं या फिर गेमीट फ्रीजिंग, जैसे oocyte फ्रीजिंग या semen फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग, जो भी आप कह सकते हो उसको, ठीक है। इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि जैसे कि अगर कपल्स कमिटेड हैं तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे IVF का हमने प्रोसेस शुरू करते हैं उसी तरीके से फीमेल पार्टनर को पहले हम स्टिमुलेट करेंगे, वो ओवम या स्टिवीज बने उनको निकाल लेंगे, उनको हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज कर देंगे, वो जो गर्भ बना उसको वापस यूट्रस में ट्रांसफर करने के बजाय हम फ्रीज करके रख लेंगे। अच्छा, स्टोर करके रखते हैं हाँ उसको। हाँ हाँ, Okay। जो लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसको हम क्रायो फ्रीजिंग एक टेक्निक है, उससे हम स्टोर करते हैं, विच कैन बी स्टोर्ड फॉर इंडेफिनिट पीरियड्स ऑफ टाइम। Oh। बट अच्छा, Oh my। बट स्टिल मतलब अपने ART लॉज उसमें स्ट्रिक्ट हैं, लाइक ट्रांसफर बट एक एज तक ही हम कर हाँ, सकते हैं, definitely, yes, yes। है ना। तो बट ये है, ठीक है। अगर कपल कमिटेड नहीं है, लाइक सिंगल पार्टनर है, मतलब सिंगल है कोई भी मेल या फीमेल, तो उस केसेस में शी कैन जस्ट गो फॉर स्टिमुलेशन। oocytes तैयार हो गए, वो अपने केवल ओवम फ्रीज करा सकती है। तो बेस्ट मर्ज करना जरूरी नहीं। हाँ, मर्ज करना जरूरी। प्रिजर्वेशन करवा के हाँ रखें। हाँ। तो एंड लाइक अगर मेल सिंगल मेल है तो ही कैन गो फॉर बेसिकली semen freezing इसके हिसाब से, ठीक है ना। हाँ, एंड व्हेन दे फाइंड द आइडियल कपल दे कैन गेट इट फर्टिलाइज्ड एंड उसके हिसाब से फिर दे कैन कंसीव। हाँ, तो इट गिव्स देम द रिप्रोडक्टिव फ्रीडम
है ना, जो एज को बाईपास करके उनको रिप्रोडक्टिव फ्रीडम देता है। क्योंकि मैम अभी हम अगर अभी की जनरेशन की बात करें तो ये चीज बहुत डिफिकल्ट हो गया है। हाँ। क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि करियर ओरिएंटेड अब है ज्यादातर लोग, ऑलमोस्ट अभी देखा जाए तो हर घर में बोथ द मेल एंड द फीमेल पार्टनर बोथ आर, तो करियर का स्ट्रेस है, घर का सब है, तो इट गेट्स रियली डिफिकल्ट कि इस एज के अंदर जो पहले हुआ करता था फैमिली प्लानिंग उसमें करना। तो हाँ, देखो वो तो है उसमें प्रिया। फिर उसके लिए डेफिनेटली दिस इज द थिंग, बहुत सारी जैसे आप सेलिब्रिटीज की बात करें, वो कुछ सेलिब्रिटीज तो ओपनली एडवोकेट भी करते हैं। देखो जैसे मैंने बात करी, इनफर्टिलिटी इज यूजुअली, जैसे आपने शुरुआत करी थी कि इट्स अ साइलेंट स्ट्रगल, तो बहुत से लोग ओपनली इसमें सामने नहीं आते, बट बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो ओपनली सामने भी आए हैं इस बात के लिए। जैसे एकता कपूर हैं, कि मोना सिंह हैं, दे हैव गॉट देयर, मोना सिंह हैज गॉट हर एग्स फ्रोजन। हाँ, जस्सी है ना, एंड एकता कपूर शी conceived that way. हाँ, तो definitely कुछ celebrities हैं which have come up openly in favor of this, but it is definitely a way which gives them the reproductive freedom. राइट है ना, बट ये तो चलो, ये तो क्वेश्चन ऑफ चॉइस हो जाता है। बट कुछ केसेस जैसे कैंसर वगैरह में जब मरीज कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ले रहा है, तो अगर वो पोस्ट प्यूबर्टल है तो हम उसके ओवम या स्पर्म फ्रीज कर सकते हैं। अगर वो प्री प्यूबर्टल है तो कुछ ओवेरियन टिश्यू या टेस्टिकुलर टिश्यू फ्रीज हो सकता है, जो कि बाद में यूज हो सकता है। तो उनके लिए इट गिव्स देम अ न्यू होप, है ना। तो दैट्स अ वेरी गुड, दिस इज व्हाट फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इज, मतलब दिस इज व्हाट इट वाज मेड targeting, but it has been used like अभी मतलब for the betterment of life। हाँ, के हिसाब से लोग यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। हाँ, सरोगसी इसके बारे में काफी सुना है, बट आई थिंक नाउ इट्स नॉट लाइक हैपनिंग हियर इन इंडिया। ऐसा एक कमर्शियल सरोगेसी इंडिया में बैन हो गया है, बराबर। हाँ, 2022 ऑनवर्ड्स। और ऐसा है कि सरोगेसी इज स्टिल अ ऑप्शन फॉर इंडिकेटेड इंडिविजुअल्स, जिसमें कुछ यूटेराइन फैक्टर्स हैं कि दे कपल्स आर नॉट एबल टू ग्रो देयर एम्ब्रियो विद इन देम, अपने अंदर अपना गर्भ बड़ा ही नहीं कर पा रहे किसी न किसी रीजन से। जैसे आपने बताया कि आईवीएफ में आप गर्भ रेडी करके फिर आप इम्प्लांट कर रहे हो, बट अगर वो अंदर ही ऐसा एनवायरनमेंट अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल सही, तो फिर वी नीड सम अदर इंडिविजुअल प्रोग्राम ग्रो करने के लिए। तो उन केसेस के लिए अभी सरोगेसी इज स्टिल अ वायबल ऑप्शन। और अगर कोई प्रीवियस लिविंग चाइल्ड नहीं है कपल के पास, कपल या तो के पास, ठीक है ना, तो उसमें देयर, बट कमर्शियल सरोगेसी इज कंप्लीटली बैन। तो उन केसेस में दे कैन जस्ट अरेंज फॉर अ सरोगेट फ्रॉम समवन दे नो हु इज विलिंग टू डू दिस altruistically, बराबर ना। हाँ, तो उनके लिए सरोगेसी एक ऑप्शन है ना। तो ये है। तो ये हमने बात की पूरी ट्रीटमेंट ऑप्शंस की कि अगर किसी कपल को पता चलता है कि वो लोग इनफर्टाइल है या नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, तो कितने ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। लेकिन मैम अभी सबसे ज्यादा मैं ये चीज जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ आपके पास टिप्स हैं कि जिससे हम हमारी फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे देयर आर लॉट्स ऑफ फीमेल्स, ठीक है, कि जो इनफर्टाइल नहीं है, मे बी दे हैव जस्ट स्टार्टेड ट्राइंग, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कोई टिप्स है, कोई फूड है स्पेसिफिक, कोई सप्लीमेंट है कि जो लेने से आप अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हो, ध्यान क्या रखना या चाहिए, इंप्रूव कर सकते हैं हमारी फर्टिलिटी को? देखो, इसमें सबसे पहले तो प्रिया हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट, है ना। लाइक द की थिंग, हाँ, की थिंग फॉर एनीथिंग, है ना। हाँ, बेसिकली डिसिप्लिन लाइफ हर चीज में जीनी बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है ना बात। हाँ, टाइम पर सो, स्ट्रेस कम करो, अल्कोहल अब्यूज या कोई और टोबैको अब्यूज, कोई और सब्सटेंस अब्यूज ना रखो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी रखो। मतलब इवन अगर आप लीन थिन हो तो लीन थिन पीसीओएस पॉलिसिस्टिक वाले पेशेंट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल ओबेस वाले होते हैं। हाँ, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, हाँ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज उनको भी चाहिए, है ना। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, टाइम पर सो, हेल्दी लाइफस्टाइल रखो। फूड्स की आपने बात करी, हाँ, तो देखो बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि ठंडा खाना चाहिए फीमेल पार्टनर को, तो वो ठंडक रहे अंदर, हाँ ठंडक करे बॉडी में जो ठंडक, तो बेसिकली उसमें काफी हम देखते हैं कि जैसे कि वो शाकर खाते हैं, शाकर मतलब, बट एक्चुअली देखा जाए क्योंकि तो हाई ग्लूकोज, जो बेसिकली हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स आर नॉट गुड फ्रॉम फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू।
हाई ग्लाइसेमिक, हाई कार्ब फूड्स, बेकरी फूड्स आर नॉट गुड फॉर फर्टिलिटी। अच्छा, बट ये मानते हैं कि ये ठंडक करता है। ठंडक करता है बॉडी के उसके बजाय बेसिकली कुछ चीजें जैसे बीट को गर्म कंसिडर करते हैं लोग, बट बीट इज अ हेल्दी फूड फ्रॉम फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। बीट, बीन्स, सोय, नट्स, सीड्स, even dairy is good. ओके अच्छा, Even dairy is good, हाँ, from fertility point of view, हाँ. तो ऐसे कुछ foods हैं, but ultimately it all ends up to कि healthy खाओ. हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले, हाई कार्ब्स वाले फूड, इवन जैसे वैसे अपने यहाँ तो इतनी प्रॉब्लम है ही नहीं इस बात की, लेकिन स्टिल रेड प्रोसेस्ड मीट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल इफ यू आर प्लानिंग मतलब बेसिकली प्रेगनेंसी। तो हेल्दी खाओ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, टाइम पर सो, स्ट्रेस कम करो, कोई सब्सटेंस अब्यूज ना करो, यही बेसिकली टिप्स रहेंगे। तो ऐसा ही है इसमें।